हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटी का बुक का कंटिन्यू क्लास चल रहा है, तो उसी के क्रम में आज हम चैप्टर नंबर 2 का तीसरा क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 का हम 2 क्लास पढ़ा चुके हैं। और चैप्टर नंबर 2 के दोनों क्लास में हम चर्चा क्या किए हैं, तो पहला हम किए हैं चुनाव। ठीक है, प्रथम आम चुनाव कैसे कराया गया था, प्रथम आम चुनाव में किस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही थी, उसका समाधान कैसे किया गया, और भारत को एक लोकतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना करने में प्रथम चुनाव आयोग का क्या भूमिका रहता है। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से हम बात किए हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 1 में। और क्लास 2 में फिर बात किए हैं हम उसमें कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस प्रभुत्व का दौर, है ना। ये कांग्रेस ही पार्टी जो थी वो सत्ता में क्यों रहती है कुछ वर्ष तक, है ना। भारत के सत्ता में और भी तो पार्टी रहती है, लेकिन कांग्रेस ही कुछ समय तक क्यों रहती है, उसके बारे में बात की हम सेकेंड क्लास में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो क्लास 1 और क्लास 2 दोनों का वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप जाकर के वहां से क्लास कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से। आज हम बात करेंगे उसी चैप्टर नंबर 2 में। आज तीसरा क्लास है मेरा, तीसरा क्लास है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 एक दलीय प्रभुत्व का दौर का तीसरा क्लास है आज। और आज हम देखेंगे विपक्षी पार्टी का उद्भव किस प्रकार से होता है। विपक्षी पार्टी जो थी जब कांग्रेस सत्ता में थी उस समय किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रही थी, और बदले में कांग्रेस जो है, कांग्रेस की भूमिका किस प्रकार से निकल के आती है उस समय। ठीक है, तो सबसे पहले विपक्षी पार्टी की भूमिका से पहले हम जानेंगे कि उस समय विपक्षी पार्टी थी कौन कौन, है ना। विपक्षी पार्टी होती क्या है, तो देखते होंगे मुख्यतः देश में लोकतांत्रिक राष्ट्र में जो होता है पार्टी की सरकार होती है ना। दो पार्टी है, बहुजन पार्टी, वो पार्टी जो होती है वो सरकार की स्थापना जो करती है वो 2-3 आधार पर होती है। एक वैसा देश होता है जहां एक दलीय व्यवस्था रहता है, जहां एक पार्टी की सरकार रहती है, उदाहरण स्वरूप चीन, रूस। ठीक है, और एक वैसा देश रहता है जहां 2 दल यानी कि 2 पार्टी की सरकार रहती है, एक सत्ता में और एक विपक्ष में, उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड और यूएसए। ठीक है, फिर एक वैसा देश रहेगा जहां बहुत सारी पार्टियां रहेगी, वो चुनाव में भागीदारी लेगी, और एक पार्टी विजय के रूप में आएगी और एक पार्टी सत्ता को संभालेगी, बाकी सभी पार्टी विपक्ष का नेतृत्व करेगी। तो वो है बहुदलीय व्यवस्था, उसको बोलते हैं। तो वैसा उसका उदाहरण है भारत, पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ये सब देश हो जाएगा, वहां बहुदलीय पार्टी है। तो इसी में हम देखेंगे कि एक दल के प्रभुत्व के दौर में भी बहुत सारा दल रहेगा भारत में, तो वो सब दल का क्या मतलब पर्सपेक्टिव रहेगा, और या फिर वो सब बहुत सारा जो दल रहता है उसका विचारधारा क्या था, आखिर वो सत्ता में क्यों नहीं आ पा रही थी वो पार्टियां, सिर्फ कांग्रेस ही सत्ता में क्यों थी, उसके बारे में तो हम पिछला क्लास में डिस्कस कर चुके थे। लेकिन विपक्षी पार्टी का उद्भव किस प्रकार से होगा, या फिर जो कांग्रेस के समय तत्कालीन समय में जो विपक्षी पार्टी रहेगी उसका नीतियां किस प्रकार का था, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो विपक्षी पार्टी के बारे में सबसे पहले जान लेंगे कुछ पार्टी का नाम, जो तत्कालीन समय यानी कि कांग्रेस जब प्रभुत्व में रहता उस समय कुछ पार्टी रहेगी महत्वपूर्ण जो उसके साथ चुनाव लड़ेगी, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो विपक्षी पार्टी में सबसे पहले देखिए एक एग्जाम्पल दिया है वैश्विक स्तर पर कि जिस प्रकार से कांग्रेस जो है भारत में 15 साल तक कांग्रेस प्रभुत्व का दौर चलता है, उसी प्रकार से एक देश है मैक्सिको, है ना। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, यूएसए के दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर आप वर्ल्ड मैप देखे होंगे, है ना, ये चलिए बन गया, तो देखा जाए तो ये यूएसए अगर देख लें ऊपर, ये यूएसए है, और इधर आपका कनाडा है, शॉर्टकट लिख देते हैं। ठीक है, तो यूएसए, कनाडा, और उसके बाद इसके दक्षिण में जो है ये मैक्सिको है। तो मैक्सिको भी एक लोकतांत्रिक पार्टी का सरकार वहां भी चलता था, और वहां एक पार्टी का सरकार रहता है। जिस प्रकार से भारत में कांग्रेस रहती है उसी प्रकार से वहां भी एक पार्टी का सरकार रहता है लंबे समय तक, है ना। और वहीं की पार्टी का एग्जाम्पल दिया है कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है वो मैक्सिको की पार्टी रहती है। कहाँ की पार्टी रहती है, मैक्सिको की पार्टी रहती है। इसकी स्थापना 1929 में हुआ था, और 60 वर्ष तक मैक्सिको में कंटिन्यू शासन किया, है ना। ये तो कांग्रेस तो 15 वर्ष तक ही प्रभुत्व में रहता है, लेकिन ये पार्टी जो है वो कितना वर्ष तक रहती है, 60 वर्ष तक प्रभुत्व में रहती है मैक्सिको में। तो वही बता रहा है कि इसकी भी कुछ नीतियां होगी, तभी तो 60 वर्ष तक मैक्सिको में शासन की। 2000 में अंततः 2000 ईस्वी में ये पार्टी हारती है ना, और उसके बाद जो है वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होती। चलिए, तो ये तो एग्जाम्पल था, वैश्विक स्तर पर एग्जाम्पल दे दिए। कांग्रेस की तरह ही एक और पार्टी थी जो प्रभुत्व सत्ता में रहती है कंटिन्यू, है ना।
अब भारत में कुछ पार्टियां देखेंगे, कांग्रेस के समय कुछ अन्य पार्टी देखेंगे, जैसे सोशलिस्ट पार्टी, नाम सुने होंगे। सोशलिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की जाती है। इसमें और भी सदस्य शामिल रहते हैं। अब सोशलिस्ट पार्टी जो था वो कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ था स्टार्टिंग में। इसका विचारधारा थोड़ा सा अलग था कांग्रेस से, लेकिन शुरुआत में यह कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ रहता है। कुछ समय के बाद स्वतंत्र अस्तित्व की स्थापना करेगा और कांग्रेस से ये अलग हो जाएगा। सोशलिस्ट पार्टी है ना, ये कांग्रेस के भीतर ही रहकर कार्य करता है शुरुआत समय में। और इसके प्रमुख नेता जो थे, देखिए जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता रहेंगे, राम मनोहर लोहिया रहेंगे, और भी कई नेता रहेंगे। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी की विचारधारा, उसका विचारधारा किस प्रकार का था, तो समाजवादी लोकतंत्र की विचारधारा पर आधारित था, समाजवाद की विचारधारा पर आधारित था, है ना। यानी कि समाजवाद की विचारधारा का तात्पर्य है पूंजीपति को कम तवज्जो देना, पूंजीपति व्यवस्था को कम करना, जैसे जमींदारी हो जाए या फिर फैक्ट्री के स्वामी बढ़ते जा रहे थे वो पूंजीपति, तो उन पर अंकुश लगाना, है ना। इनका कहना था कि ऐसा ना हो कि सत्ता जो है ब्रिटिश के हाथ से निकल करके चंद नेता और चंद पूंजीपति के हाथ में चले जाए, और जो स्वतंत्रता का वास्तविक लक्ष्य है जमीनी स्तर पर निम्न से निम्न वर्ग को भारतीय स्वतंत्रता का मतलब बताना, लोकतंत्र का मतलब बताना, लोकतंत्र का शासन जमीनी स्तर पर लागू करना, वो कब स्थापना होगा, जब हम सोशलिस्ट की विचारधारा लेकर के चलेंगे। पूंजीपति और जमींदार ये सब के अधिकार में कटौती करेंगे, और नहीं तो फिर होगा क्या, ब्रिटिश के हाथ से सत्ता ब्रिटिश हाथ छोड़ करके जाएगी और ब्रिटिश के हाथ से सत्ता आ जाएगा भारतीय के हाथ में, और सेम स्थिति, वो भी गरीबों का शोषण करेगी, है ना। तो इसकी ये विचारधारा थी। एक तरीके से कह सकते हैं सर्वांगीण विकास, समाज के साथ लेकर के चलने वाला विकास की विचारधारा रहेगी। कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का तो नाम सुने होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी जो है रूस में शासन करती है, काफी लंबे समय तक रूस में शासन करती है कम्युनिस्ट पार्टी, और भारत में इसके संस्थापक रहेंगे एम.एन. राय, है एम.एन. राय रहेंगे। 1935 में इसकी स्थापना होगी, और ये भी कांग्रेस में ही रह करके कुछ समय तक कांग्रेस विचारधारा इसका भी स्टार्टिंग में मैच करता है। 1941 में कांग्रेस से अलग होगा, है ना। आजादी तथा लोकतांत्रिक भविष्य को लेकर ये भी संशय में था कि आजादी के बाद भाई सेम ये भी जो थे वो कम्युनिस्ट विचारधारा में वर्गहीन समाज की बात करता है, ये है ना। जैसे आप पढ़े होंगे कार्ल मार्क्स का सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे, है ना। लेनिन उन्हीं की विचारधारा पर चले थे। रूस में प्रथम बोल्शेविक क्रांति के समय इस प्रकार की विचारधारा दिखती है, कम्युनिस्ट विचारधारा, है ना। बोल्शेविक पार्टी जो रहती है लेनिन की, वो कम्युनिस्ट विचारधारा पर ही आधारित रहती है। कार्ल मार्क्स का नाम सुने हैं, वो वर्गहीन समाज की बात करते हैं, राज्य विहीन समाज की बात करते हैं कि राज्य नहीं होगा, राज्य को शोषणकारी इकाई मानते थे। ठीक है, कौन शोषणकारी इकाई मानते थे राज्य को, तो ये क्या कार्ल मार्क्स, है ना। और उन्हीं की विचारधारा पर चल रहे थे लेनिन, जो रूस में प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना किए थे, और वही कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड था। उसी प्रकार का विचारधारा रहेगा कम्युनिस्ट पार्टी का, जो 1925 में एम.एन. राय के नेतृत्व में स्थापना होगा भारत में। प्रथम चुनाव में ये 16 सीट लेकर के आती है। इसका विचारधारा जो है वो क्रांतिकारी टाइप का हो जाएगा बीच के समय में, है ना। वो अपने अधिकार के लिए, जिस प्रकार से रूस में जो था क्रांतिकारी प्रवृत्ति का विचारधारा को लेकर के अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू करती है बोल्शेविक पार्टी, तो उसी प्रकार से ये भी क्रांतिकारी विचारधारा हो जाएगा आजादी के कुछ समय तक। उसके बाद देखेंगे कि भारत की परिस्थिति के अनुसार यहाँ कम्युनिस्ट की पार्टी, मतलब रूस की तरह, देखिए सब जगह की स्थिति और परिस्थिति अलग होती है। तो भारत की परिस्थिति के अनुकूल कम्युनिस्ट यहाँ सुटेबल नहीं कर रही थी, तो अतः इन लोग फिर चुनाव में भाग लेना तय करते हैं, और प्रथम चुनाव में 16 सीट आएगी इनको, है ना। इसके प्रमुख नेता रहेंगे, जैसे एम.एन. राय संस्थापक रहेंगे, के गोपालन रहेंगे, सेडांगे रहेंगे, एम.एस. नंबूदरी रहेंगे, नलिनी गुप्ता रहेंगे, और भी रहेंगे, बहुत सारे नेता रहते हैं इसके। तो इनका विचारधारा हो गया। और भारतीय जनसंघ, है ना, भारतीय जनसंघ, इसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही थे जो जम्मू कश्मीर में गए थे और बोले थे कि एक राष्ट्र दो संविधान नहीं चलेगा, है ना। एक देश में दो विधान नहीं चलेगा। लाल चौक पे इनको गोली मार दिया गया था जम्मू कश्मीर में। वहीं से इस पार्टी का जो संस्थापक थे, और वहीं से इस पार्टी का लक्ष्य एक ही था कि जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाना, है ना। लाल चौक पर जहां भारत का विरोध में नारा हमेशा लगते थे,
और अभी वर्तमान समय वो भारत का अभिन्न अंग बन चुका। ठीक है, वही थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आरएसएस और हिंदू महासभा से जुड़ाव रहता है इस पार्टी का ज्यादा। ठीक है, यह एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र की विचारधारा को तवज्जो देते हैं और उसी की विचारधारा के आधार पर जम्मू कश्मीर में विरोध किए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनकी वहां मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अखंड भारत के पक्ष में रहते हैं, ये अभी भी देखते होंगे। और ये जो वर्तमान समय में भाजपा है ना, भारतीय जनता पार्टी का जो जड़ है ना, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनसंघ से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो भारतीय जनसंघ से ही जुड़ा हुआ रहेगा जनता पार्टी जो वर्तमान समय का। अखंड भारत का बात करता है ये, और उसके बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने की बात करते हैं ना। अखंड भारत मतलब वो पाकिस्तान को एक करने की बात, वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो भी हो, है ना। 1950 में यह पार्टी के पास 0 सीट था, 52 के चुनाव में 3 सीट आती है, 57 में 4 सीट। और वर्तमान समय में बीजेपी इसी की विचारधारा को फॉलो करती है, ऐसी पार्टी का ही एक रूप बोल सकते हैं, तो उसका देख सकते हैं वर्तमान में स्थिति। अब स्वतंत्र पार्टी एक रहती है, इसकी स्थापना 1959 में होती है, कांग्रेस का ही एक भाग था ये भी। कांग्रेस के अंदर कल ही हम बात किए थे कि बहुत सारे गुट थे, बहुत सारे पार्टियां समाहित किए हुए थे, तो बहुत सारी पार्टियां समाहित किए थे तभी तो आखिरकार वो उतने लंबे समय तक टिक पाई। सभी विचारधारा के लोग शामिल थे वहां, तो जनता की जो महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए जो लोग होते थे उसकी फुलफिल वो करती थी कांग्रेस, उसकी फुलफिल इजीली करती थी। इस कारण कांग्रेस जो है वो मेजोरिटी में रहती है 15 साल तक। प्रमुख नेता रहेंगे स्वतंत्र पार्टी के राजगोपालाचारी रहेंगे, के मुंशी रहेंगे, एनजी रंगा रहेंगे, है ना। फिर राम मनोहर लोहिया भी रहते हैं। राम मनोहर लोहिया का विचार जो है वो समाजवादी लोकतंत्र सोशलिस्ट पार्टी से भी मिलता है, राम मनोहर लोहिया का। ठीक है, वो भी थे, विपक्षी पार्टी के रूप में रहेंगे, है ना। फिर अब देखेंगे, ये तो हो गया भारत की पार्टी, ये पहला स्टेप में हम देख लिए पार्टी, है ना। भारत की प्रमुख पार्टियां देख लिए कांग्रेस के समय, है ना। तो अब देखेंगे विपक्षी पार्टी जो है वो कब आएगी। तो विपक्षी पार्टी 1960 से 70 के दशक में विपक्षी पार्टी आती है, जब कांग्रेस का मेजोरिटी केंद्र में और राज्य स्तर पर कमना शुरू होगा, तब जाकर के विपक्षी पार्टी जो है वो शासन सत्ता में या वो कुछ सीट जीतना शुरू होगा। ठीक है, मुख्य रूप से जब देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी की जब मृत्यु हो जाती है तब जाकर के विपक्षी पार्टी धीरे धीरे उठना शुरू होता है, यहाँ तक कि कांग्रेस में आंतरिक भी विभाजन हो जाता है, जो इंदिरा गांधी के समय में देखने को मिलता है। वो अगला चैप्टर में है, 2 चैप्टर के बाद हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1950 में विपक्षी सिर्फ नाम था, है ना, क्या है कि विपक्षी के लिए विपक्षी पार्टी में कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसके पास विपक्ष को नेतृत्व करने के लिए सीट हो। ज्यादातर पार्टी, कुछ पार्टी के पास 1-2 सीट होता था, कुछ पार्टी के पास वो भी नहीं, लेकिन फिर भी विपक्ष को काफी तवज्जो देते थे नेहरू जी, है ना। अब देखेंगे विपक्षी पार्टी की भूमिका क्या होती है, 2 स्टेप और देखेंगे इसी चैप्टर में, और उसके बाद कांग्रेस का विपक्षी पार्टी के व्यवहार कैसा रहेगा, कांग्रेस को का विपक्षी पार्टी से विपक्षी पार्टी के नेता के प्रति कैसा रवैया रहेगा, कैसा व्यवहार रहेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में विपक्षी पार्टी की भूमिका। ठीक है, देखिएगा विपक्षी पार्टी जो है वो नीति निर्माण में प्रमुख मददगार होती है ना। वो सकारात्मक रूप से एक आलोचक का कार्य करती है। विपक्षी पार्टी की भूमिका हम देख रहे थे ना, कांग्रेस के समय या फिर किसी पार्टी के समय जो है विपक्षी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। तो विपक्षी पार्टी जो है वो सकारात्मक आलोचना करती सत्ता पार्टी की, जिससे जनता के अनुकूल जो है वो कानून का निर्माण होगा। उसके बाद जो है वो जनता की आवाज रहेगा, मुख्य रूप से वैसे जनता का आवाज रहेगा जिसके नेतृत्व, जिसके प्रतिनिधि जो है वो जीत करके लोकसभा में नहीं आ पाए हैं या फिर सत्ता में नहीं आ पाए हैं, वह वैसे जनता की आवाज को तय करेगा। ठीक है, विपक्षी पार्टी। चलिए, तो विपक्षी पार्टी की भूमिका हम देखते हैं। विपक्षी पार्टी की भूमिका क्या रहेगा, तो लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखेगा, है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था का तात्पर्य क्या है,
लोगों की मांग को रखेगा ये पार्टी। सत्ता पक्ष कहीं अपना कोई भी कानून को लेकर के वो तानाशाही रवैया न अपना सके, इस कारण जो है उस पर नजर रखेगी, है ना। उस पर अंकुश लगाने का कार्य करेगी, सत्ता पार्टी पर अंकुश लगाने का कार्य करेगी, अंकुश लगाने का कार्य करेगी, है ना। उसके उसके मतलब शक्तियों को नियंत्रण करने का कार्य करेगी, इसी में हो जाएगा। शक्तियों को नियंत्रण करने का कार्य करती है ना। उसका आलोचना करने का कार्य करती है, सकारात्मक आलोचना, सकारात्मक आलोचना का कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद जो है देखेंगे शासन दल पर शक्तियों, लोकतांत्रिक राजनीति को जीवित रखती है। लोकतांत्रिक राजनीति को जीवित रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राजनीति को जीवित रखने में भूमिका रहती है, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अब कांग्रेस का विपक्षी पार्टी के प्रति क्या रवैया रहेगा, ठीक है, वो देखते हैं सेकेंड स्टेप में। कांग्रेस का विपक्षी के प्रति क्या रवैया रहेगा। अब देखिए, लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, राजनीतिक पार्टी को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुछ पार्टी जो है वो जनता का शासन संभालती है, देश का शासन संभालती है। कुछ पार्टी जो है वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में, विपक्षी के रूप में जनता की आवाज बनती है, ठीक है। इस कारण लोकतंत्र का प्राण कहता है। लोकतंत्र में आलोचना करके, यानी कि सत्ता पार्टी कोई गलत कानून न बनाए तो उसकी आलोचना करके सही और उचित कानून बनाने का वो निर्देश देती है, ठीक है। एक तरीके से आवाज उठाती है। अभी भी देखते हैं विपक्ष में जो पार्टी रहती है वो सरकार का आलोचना करती है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को जनता के सामने रखती है ला करके, सरकार तानाशाही ना हो जाए इस कारण उसके शक्तियों पर अंकुश लगाने का कार्य करती है, उस पर नियंत्रण रखती है, लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखती है, सबकी आवाज को सत्ता पार्टी तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। कांग्रेस का विपक्षी से के प्रति क्या रवैया रहेगा, तो कांग्रेस का रवैया जो रहेगा विपक्षी पार्टी के प्रति, जवाहरलाल नेहरू का अच्छा संबंध था। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो विपक्षी पार्टी के साथ इनका बहुत अच्छा व्यवहार रहता था। जैसे सोशलिस्ट पार्टी के नेता जो रहेंगे जयप्रकाश नारायण, उनको वो सत्ता में आने के लिए न्योता देंगे। फिर ये राम मनोहर लोहिया के साथ भी, राम मनोहर लोहिया के साथ भी उनका अच्छा संबंध रहेगा, है ना। फिर विपक्षी पार्टी में देखे जाते हैं अम्बेडकर जी, तो अम्बेडकर जी के साथ भी उनका अच्छा संबंध रहेगा, है ना। तो शुरुआत का जो कांग्रेस का जो रवैया रहता है विपक्षी पार्टी को लेकर के काफी सकारात्मक रहता है ना। अभी की तरह नहीं कि दोनों पार्टी में जो है वो तू मैं, है ना। उसका भाषण चल रहा है तो उसके प्रति पूरा गोली और बारूद की बौछार हो रही भाषण के रूप में, और मान लिया जाए दूसरे पार्टी का भाषण चल रहा है तो वो विपक्षी पार्टी को उसी प्रकार से आलोचना कर रही निगेटिव रूप से, है ना। इसी में देखिए पटेल जी का एक कथन आता है। पटेल जी कहते हैं कि वैसा देश जहां विपक्षी पार्टी को देशद्रोह माना जाता है उस देश में लोकतंत्र खतरे में, ठीक है। तो विपक्षी पार्टी को देशद्रोह या फिर उसको जो है गलत नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वो आलोचना करने का काम करते हैं। अगर आलोचना निगेटिव चीजों को बताएगी नहीं तो सुधार कैसे होगा, ठीक है। तो विपक्षी का होना बहुत जरूरी है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ये सब के प्रति बहुत अच्छा रवैया रखते थे, है ना। तो कांग्रेस पार्टी जो थी विपक्षी पार्टी के प्रति अच्छा रवैया रखती थी, मुख्य रूप से कुल बातें मिला करके आती है तो शुरुआत के समय में। लेकिन जैसे जैसे 1960 से 70 के दशक में आएगा तो विपक्षी पार्टी और सत्ता पार्टी में दोनों में तकरार होता चला जाएगा और विपक्षी पार्टी की नीति अलग हो जाएगी और सत्ता पार्टी में दोनों में धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली जाएगी, है ना। दोनों बैठ करके कभी एक मंच पर बात नहीं करेंगे, है ना। आलोचना का तरीका चेंज हो जाएगा, तो ये सब हो जाता है। अब देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर तो देखेंगे इस प्रकार का, थोड़ा सा बहुत ही यूनिक देखने को मिलता है ना। जहां जो है विपक्षी पार्टी की भूमिका जो है देखेंगे कि कोई विपक्षी रहेगा ही नहीं, तो कांग्रेस ही निभाती है कुछ समय के लिए। इसमें एनसीईआरटी में एक फोटो दिया हुआ है बहुत अच्छा, जिसमें नेहरू जी का 2 फोटो है। एक फोटो में नेहरू जी भागे जा रहे हैं और दूसरे फोटो में नेहरू जी ही पकड़ के खींच रहे हैं, यानी कि कांग्रेस ही सत्ता पार्टी का भी नेतृत्व करेगी और कांग्रेस ही विपक्षी पार्टी का भी नेतृत्व करेगी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी विपक्षी का नेतृत्व करे चाहे नहीं, लेकिन जो भी पार्टियां विपक्ष में रहती है वो काफी अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखती है
और भविष्य के लिए लोकतांत्रिक का आधार तैयार करके देती है बहुत अच्छे से। बहुत सारे ऐसे विपक्षी पार्टी के नेता जो रहेंगे उनके बारे में भी हम चर्चा किए हैं। इनकी विचारधारा से जुड़ी हुई वर्तमान समय में बहुत सारी पार्टियां निकल करके आई है ना, चाहे वो जेडीयू हो जाए या फिर आरजेडी हो जाए, सब जेपी जयप्रकाश नारायण की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। कोई जो है वो राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोई अंबेडकर जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो विपक्षी पार्टी भी एक तरीके से भारत के लोकतंत्र की भविष्य का आधार तैयार करके देती है, ठीक है। तो ये हम आज जो है ये दूसरा अध्याय भी समाप्त कर चुके हैं और ये आज इसका तीसरा क्लास था, ठीक है। 2 क्लास हो चुका है और आज इसका तीसरा क्लास है। अगर आपने अभी तक 2 क्लास नहीं किया है तो जाकर के कर लेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बना लेंगे और अगर कोई समस्या होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपका, है ना, वो लिंक पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। तो पूरे क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ बने रहेंगे। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर देंगे, है ना। विद्या और सरस्वती बांटने से बढ़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।